हेलो फ्रेंड्स, मैं टुपेन कुमार एकलव्य IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम देखते हैं इसमें अम्ल एवं क्षार, है ना। आज की क्लास में हम देखेंगे अम्ल एवं क्षार। तो अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार। तो ये जो अम्ल है जिसको हम बोलते हैं एसिड एंड बेस, है ना, ये जो अम्ल है इसको लिया गया है लैटिन वर्ड एसिडस से। अगर हम अम्ल को देखते हैं तो अम्ल को लिया गया है लैटिन वर्ड एसिडस, और लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया है। और एसिडस का मतलब होता है खट्टा, इसका मतलब होता है खट्टा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें देखें, हम ये देखते हैं तो ये जो अम्ल है इसको हम पहचानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक लिटमस पेपर होता है ना। लिटमस पेपर का यूज़ किया जाता है अम्ल को पहचानने के लिए। तो जो लिटमस पेपर होता है ये ब्लू कलर का होता है एसिड को पहचानने के लिए। और जब हम इस ब्लू कलर के लिटमस पेपर को एसिड में डिप करते हैं तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि अम्ल जो होता है या एसिड जो होता है वो नीले लिटमस को लाल लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, अगर हम देखते हैं बेस या क्षार, तो ये जो बेस होता है ये, इसका अगर हम स्वाद देखें तो ये तीखा होता है, या इसी को ही हम बोल सकते हैं ये कड़वा होता है। अगर हम इसको छू करके देखते हैं तो छूने से ये हमको साबुन के जैसे प्रतीत होता है, साबुन के जैसा चिकनाहट होता है इसमें। ठीक है। तो और इसका उपयोग जो होता है, बेस का यूज़ किया जाता है, हम धुलाई के लिए करते हैं, कपड़े धोने के लिए या किसी भी प्रकार का जो धुलाई करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेस का यूज़ किया जाता है या क्षार का यूज़ किया जाता है। तो ये होता है क्षार। और ये जब हम इसको बनाते हैं क्षार को, तो ये कार्बोनेट से बनते हैं मेनली, या मुख्यतः कार्बोनेट से बने होते हैं। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये क्षार होते हैं। अब अगर हम इसको पहचानना हो क्षार को, तो क्षार को पहचानने के लिए हम देखते हैं लिटमस पेपर का अगर यूज़ करेंगे क्षार के लिए, तो ये क्या करता है, रेड कलर का जो लिटमस पेपर होता है उसको ये ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे हम क्षार को भी पहचान सकते हैं कि लिटमस पेपर की सहायता से हम क्षार और अम्ल में जो डिफरेंस है उसको हम पहचान सकते हैं। तो अगर हम देखें इसको, जो अम्ल होता है ये खट्टा होता है ना, नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर हम इसमें और देखें तो अम्ल से, अगर हम अम्ल का रिएक्शन कराते हैं धातुओं के साथ में, है ना, अम्ल को अगर हम किससे रिएक्ट कराते हैं, धातु के साथ में, धातु प्लस अम्ल, इसका हम अगर रिएक्शन कराते हैं तो इससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस इससे मुक्त होती है अम्ल से। अगर हम देखें कार्बोनेट्स हैं, है ना, जैसे कि कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स, तो ये जो कार्बोनेट्स होते हैं, इन कार्बोनेट्स को क्या करता है, ये क्रिया कर लेता है जो अम्ल है, ये कार्बोनेट्स प्लस एसिड। तो एसिड के साथ कार्बोनेट्स ने क्या किया, रिएक्ट कर लिया, और इसके बाद ये क्या करते हैं, यहाँ पर उसको बाई कार्बोनेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कार्बोनेट्स प्लस एसिड, इससे हमको मिलता है बाई कार्बोनेट। तो ये इसका डेफिनेशन हम बोल सकते हैं। अगर हम इसको एक सिंपल सा डेफिनेशन देते हैं तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या धातुओं के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, कार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करके वो उसको बाई कार्बोनेट्स में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा किसका डेफिनेशन, एसिड का डेफिनेशन। अगर हम इसी को क्षार में देखते हैं तो क्षार कैसा होता है, स्वाद में तीखा होता है या कड़वा होता है। हम बोल सकते हैं छूने पर हमको साबुन के जैसा उसको एहसास होता है या महसूस होता है, जैसे कि हम साबुन छू रहे हैं। इसका उपयोग मुख्यतः धुलाई के लिए किया जाता है। और ये क्या होता है, अम्ल से ये रेड, मतलब जो लाल कलर का लिटमस पेपर होता है लाल कलर का, उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। अब एक लास्ट अगर हम देखते हैं, अगर हम एसिड का रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ, है ना, अगर हम अम्ल को किससे रिएक्ट कराते हैं, क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो उससे क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे से उदासीन हो जाते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अम्ल जो है ये क्षार के साथ रिएक्ट करके या क्षार के साथ क्रिया करके उसको उदासीन कर देता है, या ये जो क्षार है ये अम्ल के साथ में क्रिया करके उसको
उदासीन कर देता है। तो ये हो गया अम्ल और क्षार का डेफिनेशन। तो इसके बाद क्या हुआ था, अब अगर हम ये देखते हैं कि अम्ल और क्षार ये जो शब्द हैं या ये जो वर्ड है ये कहाँ से आए, तो सन 1884 में आर्हीनियस ने क्या किया था, अम्ल एवं क्षार की अवधारणा दी थी। आर्हीनियस इन्होंने दी थी अम्ल एवं क्षार की अवधारणा। तो इनके अनुसार जब इन्होंने अम्ल एवं क्षार की अवधारणा दी तो इनके अनुसार इन्होंने कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त करते हैं। मतलब अगर हम किसी अम्ल को जल में घोलते हैं, है ना, मतलब हमने क्या किया, अम्ल प्लस जल हमने रेट कराया, अम्ल को जल में घोला, है ना, तो इससे क्या होता है, वो पदार्थ जो है वो हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त करता है। ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त करेगा, तो हम उसको बोलेंगे क्या, अम्ल। अब ये हो गया अम्ल के लिए। और क्षार के लिए इन्होंने कहा कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में विलय करने पर या जल में घोलने पर ये OH माइनस आयन मुक्त करते हैं, OH माइनस आयन मुक्त करते हैं। तो इनके अनुसार अगर हम देखें तो क्षार जल में घुलकर H प्लस आयन मुक्त करते हैं, अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन मुक्त करते हैं और क्षार जो है जल में घुल करके OH माइनस आयन मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, अम्ल एवं क्षार को अलग अलग किया। इसके अनुसार उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कि HCl को अगर हम जल में घोलेंगे तो ये H प्लस मुक्त करेगा और Cl माइनस मुक्त करेगा। तो HCl क्या मुक्त कर रहा है, H प्लस आयन, मतलब ये क्या हो गया, ये अम्ल हो गया। NaOH अगर हम देखते हैं, NaOH को जब हम जल में विलय करते हैं तो ये Na प्लस OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सिल आयन या OH माइनस आयन मुक्त कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इनके अनुसार ये हो गया क्षार। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, अम्ल एवं क्षार को परिभाषित किया। ठीक है, तो ये हो गया अम्ल एवं क्षार। किनके अनुसार, आर्हीनियस के अनुसार। अब आर्हीनियस की जो अवधारणा थी इसमें हम कुछ ऐसे ही तत्व थे जिनको हम क्या कर सकते थे, इनके आधार पे हम बता सकते थे कि ये अम्ल है या क्षार है। लेकिन ऐसे तत्व जिनमें हाइड्रोजन नहीं है ना, या चलो उसको हम आगे देखते हैं। ये हो गया आर्हीनियस का। आर्हीनियस के बाद ब्रॉस्टन एंड लॉरी, है ना, इन्होंने दिया अम्ल एवं क्षार की अवधारणा। ब्रॉन्स्टेड एवं या लॉरी, है ना, ब्रॉन्स्टेड लॉरी की अम्ल एवं क्षार अवधारणा। तो ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी ने क्या किया था, 1923 में, सन 1923 में इन्होंने अम्ल एवं क्षार की अवधारणा दी। और इनके अनुसार जब इन्होंने अम्ल एवं क्षार की अवधारणा दी तो इन्होंने ये कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थ से H प्लस आयन देने की क्षमता रखते हैं, दूसरे पदार्थ को H प्लस आयन देने की क्षमता रखते हैं। मतलब इनके अनुसार भी ये भी सेम किनके जैसे हो गए, आर्हीनियस के जैसे, कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को क्या कर सकते हैं, H प्लस देने की क्षमता रखते हैं। मतलब H प्लस, है ना, या हम इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो अम्ल, ये जो अम्ल है ना, ये अम्ल क्या कर सकता है, H प्लस या प्रोटॉन को दे सकता है, डोनेट कर सकता है। मतलब ये क्या हो गया, H प्लस या प्रोटॉन दाता हो गया, ये देने वाला। ठीक है, अब क्षार के लिए इन्होंने कहा कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य या दूसरे अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। मतलब ये क्या हो गए, H प्लस अगर हम देखते हैं तो प्रोटॉन ग्राही। मतलब ब्रॉस्टन एवं लॉरी के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं जो दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं। इसके लिए अगर हम एग्जांपल देखें अम्ल के लिए, जैसे कि HCl, तो ये H प्लस दे सकता है,
या अगर हम देखते हैं H2SO4 तो ये भी H प्लस दे सकता है ना। HNO3 नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं इसको, HNO3 ये भी H प्लस दे सकता है। तो ये सारे जो अम्ल हैं इसको हम क्या, इन सभी ये जो तत्व हैं इसको हम क्या बोलेंगे, अम्ल। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन दे सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं क्षार, जैसे कि इसके अनुसार अगर हम देखें प्रोटॉन ग्राही है ना, तो जैसे कि हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन, OH माइनस आयन क्या कर सकता है, H प्लस आयन ले सकता है, तो ये क्या हो गया, क्षार हो गया, है ना। अगर हम दूसरा देखते हैं इसमें, जैसे कि NH3 हाइड्रोजन प्लस ले सकता है और ये क्या बना लेता है, NH4 प्लस अमोनियम आयन। तो ये सभी तत्व क्या हैं, वे तत्व हैं जो हाइड्रोजन या प्रोटॉन को ले सकते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्षार। तो इस प्रकार अमोनिया की जो ये ब्रॉस्टैंड एवं लॉरी अवधारणा थी अम्ल एवं क्षार की, ये इस प्रकार से हुई थी। अब इसमें हम देखते हैं संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार। संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार। पहले देखते हैं संयुग्मी अम्ल। अच्छा, संयुग्मी अम्ल मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई अम्ल है ना, या कोई अम्ल जो है किसी अम्ल के H प्लस त्यागने के बाद, क्यों? क्योंकि अम्ल वे पदार्थ हैं जो H प्लस त्याग सकते हैं या हाइड्रोजन दे सकते हैं, है ना। तो अम्ल के द्वारा प्रोटॉन त्यागने के पश्चात जो क्षार बनता है उसको हम बोलेंगे संयुग्मी अम्ल, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, संयुग्मी अम्ल, उस क्षार को, है ना। तो देखते हैं क्या होता है ये, है ना, कि अम्ल के द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना क्षार उस अम्ल का संयुग्मी क्षार कहलाता है। चलो देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं HCl, है ना, HCl ये क्या है, एक अम्ल है। अगर ये अम्ल है तो ये क्या कर सकता है, यहाँ से H प्लस त्याग सकता है और Cl माइनस बनाएगा, ठीक है। तो HCl क्या है, अम्ल है। अम्ल, या इसको ऐसे करते हैं, इसको दो एग्जांपल लेते हैं इसमें, HCl प्लस H2O, यहाँ से बन जाएगा H3O माइनस प्लस H3O प्लस और प्लस Cl माइनस, ये बनेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो HCl है इसने अपना H प्लस जो है ये इसने इस H2O को दिया और H2O से ये क्या बन गया, H3O बन गया, ठीक है। और यहाँ पर से ये जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस यहाँ अलग से बाहर निकल गया, है ना। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये जो HCl है इसने अपना एक प्रोटॉन इस H2O को दे दिया। तो अब ये जो HCl था ये क्या बन गया, Cl माइनस बन गया। तो अब इस अम्ल से ये जो Cl माइनस अलग हुआ है, क्या ये प्रोटॉन त्याग सकता है और नहीं त्याग सकता? क्यों? क्योंकि इसके पास तो प्रोटॉन ही नहीं है और त्यागने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो Cl बनेगा, है ना, ये कहलाएगा क्षार, ठीक है। अब यहाँ पर ये HCl क्या है, अम्ल है, ठीक है। H2O यहाँ पे क्या है, क्षार है, और ये जो H3O माइनस प्लस आयन है ये हो जाएगा अम्ल। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक अम्ल है, इस अम्ल के प्रोटॉन त्यागने से ये क्या बन गया, क्षार में कन्वर्ट हो गया। तो इस अम्ल से बना ये जो क्षार होगा इसको हम बोलेंगे संयुग्मी क्षार, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये H प्लस त्याग नहीं सकता, हाँ, लेकिन H प्लस ग्रहण कर सकता है। अब H प्लस मतलब प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है, और प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है मतलब हम उसको क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। अब ये जो क्षार था देखो H2O, है ना, जो यहाँ पर क्षार की तरह व्यवहार कर रहा था, इसने क्या किया, इस अम्ल से हाइड्रोजन लिया और क्या बना लिया, अम्ल बना लिया। तो ये बन गया अम्ल, है ना। अब इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन जो है वो डोनेट कर सकता है या प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। मतलब अब ये किसके जैसे व्यवहार करेगा, यहाँ पर प्रोटॉन ग्राही के जैसे व्यवहार कर रहा था और यहाँ पर किसके जैसे व्यवहार करेगा, प्रोटॉन दाता के जैसे व्यवहार करेगा। तो अब चूंकि ये प्रोटॉन दाता हो गया इसलिए ये क्या हो गया, अम्ल। अब हम
चूंकि ये अम्ल किससे बना है, इस क्षार से बना है, तो इस क्षार के द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने से बना अम्ल क्या कहलाएगा, इसका संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। तो इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि किसी भी अम्ल के द्वारा प्रोटॉन त्याग करने के पश्चात, है ना, बना जो क्षार होता है उसको हम बोलते हैं उस अम्ल का संयुग्मी क्षार, या किसी क्षार के द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने से बना जो अम्ल होता है वो उस क्षार का संयुग्मी अम्ल कहलाता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये एक संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार, जो हम इसका डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, इसका एग्जाम्पल ही बोल सकते हैं, है ना। तो इसके अलावा ये क्या है, HCl वाला हो गया, है ना, संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार का एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपल से देखें तो ये हो गया संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार। इसके बाद हम देखते हैं लुईस की अम्ल एवं क्षार संबंधी अवधारणाएं। ठीक है, इसमें चाहे तो ये हम यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। लुईस की अम्ल एवं क्षार संबंधी अवधारणाएं। लुईस ने अभी तक हमने जो भी पढ़ा, चाहे वो आर्हेनियस का हो, चाहे ब्रोस्टेन एवं लॉरी का हो, है ना, इसमें दोनों ने क्या किया था, प्रोटॉन एवं मतलब H+ आयन और OH- आयन के आधार पर ही क्या किया था, अम्ल एवं क्षार को समझाया था। तो इस प्रकार से अगर हम अम्ल एवं क्षार को अगर हम देखते हैं तो हम केवल उन्हीं तत्वों को ही पहचान सकेंगे जिसमें हाइड्रोजन है या OH- आयन है, लेकिन कई तत्व ऐसे भी होते हैं जिनमें हाइड्रोजन प्लस ना हो या OH- आयन ना हो, तो हम उसको कैसे पहचान करेंगे। तो ऐसे तत्वों की पहचान करने के लिए लुईस ने अम्ल एवं क्षार संबंधी अवधारणा दी, और इसके आधार पर उन्होंने कहा कि अम्ल वे स्पीसीज होते हैं या वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, है ना, या एक मिनट को, हाँ, ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है ना। तो लुईस ने क्या किया था, अम्ल एवं क्षार की जो अवधारणा यहाँ पर दी, इन्होंने किसके बेस पे दी, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर दी इन्होंने। ठीक है, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर इन्होंने बताया कि अम्ल एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, और क्षार जो है वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट कर सकते हैं या प्रदान करते हैं, हम ये बोल सकते हैं, है ना। तो इसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागने की प्रवृत्ति होती है, या हाँ, त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम NH3 + BF3, ये हो गया, है ना। तो हम अब इसमें कैसे बताएंगे कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। हमने देखा था इसके आधार इसमें देखा था कि इसमें हाइड्रोजन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, तो ये क्षार हो गया और ये अम्ल हो गया, वो हाइड्रोजन के बेस पे हुआ। लेकिन अगर हम देखते हैं इसको किसके आधार पे, लुईस के आधार पे, तो लुईस के आधार पे क्या होता है, ये जो NH3 होता है इसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति होती है, और ये जो BF3 होता है इसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लेने की प्रवृत्ति होती है, एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति होती है ना। तो उसके आधार पे इन्होंने जब बताया, तो ये जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन में ये 3 हाइड्रोजन हो गए, और 3 हाइड्रोजन के बाद इसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और 3 से बंध बना सकता है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकता है। तो 3 बॉन्ड बनाने के बाद ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसको हम बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये नाइट्रोजन में 1 होता है ना, ऑक्सीजन में 2 होता है, फ्लोरीन में 3 होगा, तो इसको हम बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, और ये होता है बोरॉन, है ना, बोरॉन BF3, ये होता है बोरॉन। बोरॉन के पास क्या होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, अपने जो अंतिम कक्ष होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मतलब ये एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है या ग्रहण कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो NH3 है ये इसको अपना एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म
दे देता है, जिसको ले करके अब ये क्या हो गया, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग हो गए, मतलब जुड़ गए ये, है ना, NH3 और ये BF3 इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन, सॉरी हाँ, ये जो नाइट्रोजन है ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, तो हम इसको अब क्या बोलेंगे, अम्ल, है ना। और ये जो BF3 है ये क्या कर रहा है, इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ले रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्षार। तो इस प्रकार से ये जो है लुईस की अम्ल एवं क्षार संबंधी अवधारणाएं हैं, है ना। तो अगर हम इसमें देखते हैं, दूसरा अगर हम देखें तो HOH में भी देख सकते हैं, H और OH में ये जो H प्लस है ना, और OH माइनस, तो इसमें भी क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ना, तो ये इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे सकता है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये H और OH। तो इस तरह से इसमें भी क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि H2O को भी हम अम्ल एवं क्षार या लुईस की अम्ल क्षार अवधारणा से हम बता सकते हैं। अच्छा, इसका कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको अम्ल एवं क्षार का लुईस में। जो लुईस अम्ल होते हैं और लुईस क्षार, है ना, तो लुईस अम्ल में अगर हम देखते हैं जैसे कि NH4+, ये लुईस अम्ल है ना, SO3H+, ये है, ये सभी लुईस अम्ल के उदाहरण हैं। इसके अलावा Br+, NO2+, AgCl3+, है ना, AgCl3, है ना, ये सभी क्या हो गए, इसके अम्ल के एग्जाम्पल हो गए, AgCl3, FeCl3, AgCl3, FeCl3, इसके अलावा SO3, कॉपर प्लस Cu+, है ना, और Cu+2 और Fe+3, ये सभी क्या है, लुईस अम्ल हैं। अब क्षार में अगर हम देखते हैं, लुईस क्षार में, तो लुईस क्षार में जैसे कि OH-, OR-, है ना, और इसमें OH- हो गया, OR- हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें NH2-, Cl-, तो ये जो माइनस वाले जो होते हैं, है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लुईस क्षार। इसके अलावा अगर हम देखें ROH, जितने भी ऑक्सीजन युक्त जो कार्बन है ना, ROH एल्कोहल हो गया, है ना, ROR ईथर हो गया, है ना, कीटोन है RCOR, ये कीटोन हो गया। तो ये जो तत्व हैं ये सही क्या होते हैं, क्षार होते हैं, है ना, RNH2, R2NH, R3N नहीं आएगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है ना, तो R2NH, RNH2, ये सभी क्या होते हैं, इस प्रकार से लुईस क्षार होते हैं। तो ये हो गया अम्ल, लुईस की अम्ल एवं क्षार संबंधी अवधारणाएं। तो ये हो गया लुईस का, है ना। इसके बाद हम देखते हैं प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार। तो इसमें अगर हम देखें क्षार को, है ना, जो क्षार एवं अम्ल है, प्रबल अम्ल एवं क्षार, प्रबल अम्ल एवं क्षार या प्रबल क्षार जैसे भी देखना चाहें, तो इसके आधार पे अगर हम देखें प्रबलता के आधार पे, तो इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दूसरा दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो ये जो प्रबल और दुर्बल हम बोलते हैं, है ना, प्रबल और दुर्बल, ये क्या है, जो तत्व है ना, जो तत्व है उसके जल में घुलने के पश्चात जो टूटने की प्रवृत्ति होती है या डिसोसिएट होने की जो प्रवृत्ति होती है ना, उसके आधार पर इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। अगर हम बोलते हैं कि प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल मतलब हम उसका डिफिनेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ही बताया, डिसोसिएशन के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ जिसको हम जल में घोलने पर वो पूर्णतः डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब उसके मैक्सिमम अणु, है ना, मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल होंगे, जैसे कि हमने 10 मॉलिक्यूल जल में डिजोल्व किया, तो 10 के 10 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे पूरी तरह से। जैसे कि हमने क्या किया, HCl को डिवाइड किया, है ना, सॉरी HCl को क्या किया, जल में विलय किया, तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, H+ और Cl- में डिवाइड हो गया कम्प्लीटली। मैंने 10 अणु डिवाइड किया, 10 अणु को डिजोल्व किया,
10 के 10 जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो गए, डिवाइड हो गए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल। तो हम ये बोल सकते हैं कि जिन अम्लों को, जो अम्ल होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, अति जो तनु विलयन होते हैं, एकदम डाइल्यूट जो सॉल्यूशन होते हैं या जल में हम क्या करते हैं, जब डिसॉल्व करते हैं तो वे बहुत ही तीव्रता से क्रिया कर लेते हैं उनके साथ में, है ना, या फिर तीव्रता से क्या हो जाते हैं, वो डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उस प्रकार के अणु को हम क्या बोलेंगे, या अत्यधिक आयनित होते हैं बोल सकते हैं हम इसको। क्यों? क्योंकि ये क्या बना लिए, आयनन बना लिए, है ना। तो जब हम किसी पदार्थ को तनु विलयनों में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो वो पूर्णतः आयनित होकर के अत्यधिक मात्रा में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल बोलेंगे, है ना। इसी प्रकार से प्रबल क्षार, अब प्रबल अम्ल में जैसे HCl हो गया, है ना, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HNO3, तो ये सभी क्या है, ये सभी प्रबल अम्ल है ना, प्रबल अम्ल है। इसके अलावा HCl, HNO3 है ना, ये जल में क्या होते हैं, जल में ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। अब अगर हम देखते हैं प्रबल अम्ल के बाद प्रबल क्षार, है ना, ये सभी क्या है, प्रबल अम्ल। अब प्रबल क्षार, तो प्रबल क्षार में भी क्या हो जाएगा, ऐसे मतलब क्षार, है ना, जिनको हम क्या करते हैं, अति तनु विलयन में जब हम डिसॉल्व करते हैं, तो डिसॉल्व करने के बाद क्या होता है, वो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, और पूर्णतः आयनित होकर के अत्यधिक मात्रा में क्या देंगे, वो हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रबल क्षार बोलते हैं। जैसे कि NaOH, है ना, KOH, ये सभी क्या है, इसके प्रबल क्षार हैं। तो इसको हम डिसॉल्व करेंगे तो हमको अत्यधिक मात्रा में OH मिलेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रबल क्षार, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल का जस्ट अपोजिट हो जाएगा दुर्बल अम्ल, मतलब ऐसे अम्ल जिनके अति तनु विलयन में हम उसको जब डिसॉल्व करते हैं या घोलते हैं, तो ये क्या होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं। तो आंशिक रूप से आयनित होने के कारण क्या होते हैं, इनमें हाइड्रोजन प्लस आयन की मात्रा भी क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार के जो अम्ल होते हैं, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल, या फिर इसी को ही हम क्या बोल सकते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य भी बोलते हैं इसी को ही, है ना। जैसे कि CH3COOH, एसिटिक एसिड बोल सकते हैं, है ना, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड बोल सकते हैं, या H3SO3 बोल सकते हैं, H3SO3। तो ये सभी क्या है, जो है दुर्बल अम्ल हैं ये, है ना। दुर्बल अम्ल मतलब क्या हो गया, H3CO3, है ना। दुर्बल अम्ल मतलब क्या हो गया, इनमें जो आयनन होती है वो बहुत ही कम धीरे धीरे धीमी गति से होती है, और हाइड्रोजन की मात्रा भी इनमें कम मुक्त होती है, तो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, या दुर्बल अम्ल या दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो ये सभी क्या हो जाएंगे यहाँ पर, दुर्बल अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार दुर्बल क्षार, है ना, या दुर्बल क्षार को हम क्या बोलेंगे, अब देखो ये प्रबल अम्ल है तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य होगा, है ना, ये प्रबल क्षार है तो ये भी प्रबल विद्युत अपघट्य होगा, ये दुर्बल अम्ल है तो ये दुर्बल विद्युत अपघट्य हुआ। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं दुर्बल क्षार, है ना, तो दुर्बल क्षार मतलब क्या होगा कि ऐसे विलयन जिनको हम जब हम घोलते हैं, है ना, या जिनको हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो डिसॉल्व होने के बाद क्या होता है, वो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, या आंशिक रूप से आयनित होते हैं, या आयनिक होते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो सॉल्यूशन हमको मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षार या दुर्बल विद्युत अपघट्य, है ना, क्योंकि ये भी दुर्बल है तो ये दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा इसका भी। जैसे कि MgOH वोल्टाइल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सभी क्या हैं, दुर्बल क्षार हैं। क्यों? क्योंकि इनको जब हम जल में विलय करते हैं तो जल में विलय होने के पश्चात, है ना, जल में विलय होने के पश्चात ये पूर्ण रूप से आयनिक नहीं होते हैं, या आंशिक रूप से आयनित होते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दुर्बल क्षार बोलते हैं। तो ये था आपका अम्ल एवं